गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा पूरा टीम आपका मदद करने के लिए तैयार है। मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग देखें, कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे मैथमेटिक्स टीचर को आपके सामने लाते हैं और आज से आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेकेंड ईयर का अपलोड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पहले मिल लें। हेलो, आई एम लखिंदर माथुर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट साइंस एकेडमी। आज हम लोग का क्लास 12 का पहला वीडियो आने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन का, जो आप लोगों को पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो थैंक यू सर। मुझे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तो कुछ ज्ञान नहीं है, बस इन्हीं के माध्यम से कुछ ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ये हमारे टीम के मेंबर हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे साथ खड़े हैं। चलिए, हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाई करेंगे, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें भी जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसको हम लोग इससे पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पढ़े थे? क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग फिर से क्लास 11 का तो उस चीज को हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, उससे आगे पढ़ाई करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए कि क्लास 11 में जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाई किए हैं, इसका हम लोग को प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 11 का हम लोग सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे। इससे पहले क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे उसको देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 11 में सेट थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, तो और जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे उसमें सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज था। अब देखिए, है ना, तो क्योंकि हम लोग क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन वही सेम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि क्लास 11 का जो ये सेट थ्योरी का नॉलेज है ये भी होना चाहिए। और साथ में क्लास 11 में जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, सेकंड चैप्टर क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसका भी हम लोगों को क्या चाहिए? कंप्लीट नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा हम लोग खाली देखेंगे कि क्लास 11 के में हम लोग क्या क्या ऐसे पढ़े थे जो हम लोग क्लास 12 में काम आने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसी एवज में हम लोग जो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा देंगे। ठीक है, ये जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ये बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। टफ लगने के पीछे रीजन ये है कि इसके लिए हम लोगों को कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ चीज का नॉलेज चाहिए, वो है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इस वीडियो में, इस पार्टिकुलर एक वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो प्रीवियस नॉलेज चाहिए उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे जितना हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, लेकिन जितना थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए सारा आप लोगों को बता देंगे इस वीडियो में। तो आज हम लोग सेट थ्योरी का कुछ चीज देखते हैं, है ना। सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन, क्लास 11 सेट थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 11 में बहुत डिटेल से पढ़े थे, लेकिन पढ़े हुए क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है, इसीलिए हम लोग को इसको फिर से थोड़ा सा देखना होगा। सेट थ्योरी, सबसे पहले हम लोग को तो सेट का डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत आसान है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, well defined collection of anything, well defined collection of anything is called a set। ठीक है, तो सेट का हम लोग क्या डेफिनेशन देखें? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। तो हम लोग को इस लाइन को पूरा समझना है सेट का डेफिनेशन को समझने के लिए। इसमें से भी आपको पूरा नहीं समझना है, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को जमा करो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग हुआ। लेकिन हम लोग को इस चीज को समझना है, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड मींस क्या होता है? ऐसा चीज जो दुनिया के लिए सेम हो, बदले नहीं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे मेरा ही ले लीजिए। ठीक है, लखिंदर सर। ठीक है, लखिंदर सर, इनका फेवरेट प्लेयर का एक मैंने सेट बनाइए। हमको पूछा गया कि आप अपना 3 फेवरेट प्लेयर का नाम बताइए। तो सबसे पहला फेवरेट प्लेयर है मेरा विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद ठीक है अजिंक्य रहाणे। चलिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अगर मान लीजिए दुष्यंत सर को हम लोग पूछ देते हैं, दुष्यंत सर क्या बताएंगे उनका फेवरेट प्लेयर कौन है? तो उसमें तो एमएसडी रहेगा ही। हम लोग झारखंड से हैं तो झारखंड का एक प्लेयर रहेगा ही। ठीक है, और
झारखंड में कोई ऐसा नहीं है जो मैंने महेंद्र सिंह धोनी को पसंद ना करता हूँ। ठीक है, दुष्यंत सर को और कौन सा प्लेयर पसंद है वो बताएंगे कि हमको सुरेश रैना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, और तीसरा प्लेयर जब उनको पूछा जाएगा वो तो बोलेंगे रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे ये मेरे लिए कौन है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे क्या हो गया, फेवरेट प्लेयर हो गए, इनका सेट हो गया, ये मेरे लिए ये सेट है। ठीक है, और ये दुष्यंत सर के लिए फेवरेट प्लेयर का सेट ये हो गया। तो क्या है, क्योंकि ये सेट पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किस कौन सा सेट, फेवरेट प्लेयर का, इसीलिए हम लोग इसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन चाहे वो दुष्यंत सर हो या फिर लखिंदर सर हो, उनको अगर वॉवेल्स का सेट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये दुष्यंत सर को पूछा जाए या फिर लखिंदर सर को पूछा जाए, वॉवेल्स का सेट क्या हो जाएगा, लखिंदर सर को पूछें या फिर दुष्यंत सर को पूछें, वॉवेल्स का सेट क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए ई आई ओ यू। सबको क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये जो ए ई आई ओ यू है, वॉवेल्स का जो सेट है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर हो गया? हम लोग सेट का डेफिनेशन समझ गए हैं अभी। ठीक है, अब जब हम लोग सेट का डेफिनेशन समझ गए हैं तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद सेट में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी क्या है, बहुत आसान है, देखो, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन माने सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहला होता है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। ठीक है, कहीं कहीं पर रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी लिखा हुआ होता है, टेबुलर। ठीक है ना, तो हम लोग किसी भी सेट को क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग दोनों ही चीज को समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जैसे इससे पहले हम लोग एक सेट का एग्जांपल देखे थे, वॉवेल्स का सेट। तो वॉवेल्स का सेट क्या था, B = A E I O U। ठीक है, तो ये क्या है, वॉवेल्स का सेट है A E I O U। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में, जहां हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, सारा एलिमेंट्स को सेट के अंदर में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका एलिमेंट्स ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सारा एलिमेंट्स को हम लोग क्या किए हैं, सेट के अंदर में लिखे हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म। इसी सेट को हम लोग दूसरी तरह से लिख सकते हैं, देखिए, है ना। तो हम लोग v = क्या लिख सकते हैं, v क्या है हम लोग का, x। ठीक है, और x के बारे में क्या लिख देंगे हम लोग, x is vowels of English alphabet। ठीक है, क्या लिखे, वॉवेल्स का सेट है, ये सेट हम लोग का किस चीज का है, वॉवेल्स का है। वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स हम लोग का x है, x ऐसे वॉवेल्स होता नहीं है, ये वेरिएबल है। और x के बारे में क्या बताया, x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि x की जगह पर क्या क्या आएगा, a आएगा, e आएगा, i आएगा, o आएगा और u आएगा। तो हम लोग का जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का। चलिए एक हम लोग सेट लेते हैं, एक सेट हम लोग इस तरह का लेते हैं, है ना। कोई सेट A है, A = 1 2 3 4 5। यहाँ देख के आप कोई भी बता सकता है, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट्स को हम लोग लिखे हैं, इसीलिए ये कौन सा सेट है, ये रोस्टर फॉर्म में है ये सेट। ठीक है, ये किस फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, ये रोस्टर फॉर्म में है। नेक्स्ट, अगर इसी को हम लोग को क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो फिर किस तरह से लिखेंगे, A क्या है, हम लोग का सेट ऑफ x है। ठीक है, x हम लोग का वेरिएबल है। सच दैट, ये जो हम लोग दो बिंदु लगाते हैं, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, x is greater than, sorry, x is less than equal to 6, और साथ में क्या बोल देंगे, x belongs to नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है। तो हम लोग क्या बताएं, यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दे दिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट x होगा, x हम लोग क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है, और x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। x क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा, x लेस देन 6 होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नेचुरल नंबर चाहिए, 6 से छोटा वाला नेचुरल नंबर। तो ऑलरेडी हम लोग समझ जाएंगे ये सेट किसको क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 के बारे में बता रहा है। इतना क्लियर है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि सेट का रिप्रेजेंटेशन सीख गए। नेक्स्ट हम लोग एक सिंबल सीखेंगे, है ना। सिंबल, ये सिंबल आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये सिंबल किस चीज का है, बिलोंग्स टू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, इसको दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इज बिलोंग टू ए। तो 1 एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है। हम लोग लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो 1, 2 दोनों एलिमेंट से किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं 6 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक नॉट लगा देंगे, जैसे इक्वल टू होता है और ये नॉट इक्वल टू, उसी तरह से 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस सेट में 6 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, चलो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इतना कर लेने के बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स देखते हैं कि क्या क्या है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स है जिसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, है ना, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्पेशल सेट्स में पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सबको पता है, एम्प्टी सेट को और नाम है वॉइड सेट। इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, और एक नाम से बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ आता है, नल सेट। ये तीनों ही नाम एक सेट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है ना। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, खाली वाला सेट। खाली वाला, ठीक है। तो ऐसा सेट जो खाली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे हम लोग एक सेट लिए ए सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 6। क्या होना चाहिए, एक्स हम लोगों का 6 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स शुड बी स्मॉलर देन 5। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 6 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या। तो चलो और एक चीज हम लोग बता दिए कि x क्या होना चाहिए, हम लोगों का नेचुरल नंबर होना चाहिए। ए एक सेट है, किसका सेट है, x एलिमेंट, x एक आर्बिट्री एलिमेंट से इसका सेट है, ठीक है। और x के बारे में क्या बताया गया है, x क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है, 6 से बड़ा, यहाँ से पता चल रहा है नेचुरल नंबर है तो 7 8 9 10 ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। साथ साथ में क्या होना चाहिए, 5 से भी छोटा होना चाहिए, मतलब 4 3 2 1, ठीक है। तो कोई हम लोग को कॉमन नंबर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग का सेट ए जो है ये क्या है, खाली का खाली रह जाएगा, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और इसी को हम लोग सिंबल, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर ये दिखेगा आपको तो समझ जाइएगा ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, क्या है, वॉइड सेट और नल सेट। क्लियर है ना। तो इसके बाद हम लोग एम्प्टी सेट के बाद और दो सेट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट के बाद चलिए हम लोग और कुछ सेट्स पढ़ते हैं। एक तो है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और दूसरा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, फाइनाइट हो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल, जैसे हम लोग वोवेल्स का एग्जांपल्स था, ए ई आई ओ यू,
इसमें कितना एलिमेंट्स है हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, ये जो वॉवेल्स का सेट है ये फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्या है, 5 है। क्लियर है ना। हम लोग दूसरा एक सेट लेते हैं, चलिए ये हम लोग किसमें लिए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिए हैं। दूसरा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। ए कोई सेट है, ठीक है, सच दैट x is greater than 2, x is smaller than 10, x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोगों को, x क्या है, 2 से बड़ा है, x 10 से छोटा है, और क्या है साथ में, x नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है मींस 2 से बड़ा क्या क्या नेचुरल नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और क्या बताया है कि 10 से छोटा है मींस 10 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेट ए है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब फाइनाइट है ये सब, 7 हो या फिर 5 हो, ये फाइनाइट नंबर है। इसीलिए सेट बी और सेट ए क्या है, हम लोगों का फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट ट्राई करना है। इनफाइनाइट सेट बहुत आसान है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर हम लोग अगर लिखते चले जाए तो कहाँ पर खत्म होगा, कहीं खत्म नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक जाते रहता है। जैसे सेट जो नेचुरल नंबर का होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इक्वल सेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब क्लास 12th में आ गए हैं तो ये हम लोग को पहले से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट 2 सेट है ए और बी। हम लोग सेट ए को बी के इक्वल बोल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ए को बी के इक्वल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। क्या होना चाहिए, ए का जितना भी एलिमेंट्स है सारा बी में होना चाहिए, एंड ईच एलिमेंट of B should be in A। ठीक है, A का जितना एलिमेंट है B पे होना चाहिए, B का जितना एलिमेंट है A पे होना चाहिए। इट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि हम लोग सेट A को ही A के बराबर बोल सकते हैं, सेट B को ही B के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों में बराबर तब होगा इस तरह के केस में 1 2 3, और ये मान लीजिए 3 1 2 है, जो तब क्या होगा हम लोगों का, ये दोनों सेट इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक है, ये क्लास 11 में आप लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। अगर मान लीजिए सी कोई सेट है इस तरह का 1 1 3 2, तो ये ए बी सी तीनों इक्वल होगा, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो हम लोग सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट को रिपीट करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इट मीन्स ये वही सेट है, 1 2 3 वाला ही सेट है, और जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है इसको आगे पीछे करने से हम लोग का सेट नहीं बदलता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल सेट पढ़ लिए। इक्वल सेट क्या होगा, सेट ए और बी को इक्वल बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब ए का सारा एलिमेंट बी पे होगा और बी का सारा एलिमेंट ए पे होगा। मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि दोनों हम लोग का सेट ए दे दो या फिर सेट बी दे दो, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को इक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं आगे, है ना, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस चीज का है, सबसेट का है। ठीक है, सबसेट। ठीक है, सबसेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सबसेट होता है और दूसरा प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सबसेट को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए है ना, कि कोई अगर सेट ए है, ए मान लीजिए क्या है 1 2 3 4, एक सेट। ठीक है, इसमें ए का हम लोग को सबसेट चाहिए, तो ऐसा सेट
जो ए का एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए का सबसेट बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए है ना, जो सबसेट का साइन होता है वो इस तरह का होता है, और जो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है ये इस तरह का होता है। ठीक है, तो जो हम लोग सबसेट पढ़ाई कर रहे हैं, अब देखिए ना क्या बताया सबसेट के बारे में, ऐसा सारा सेट जो ए का जो एलिमेंट से इसका कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। जैसे इसका हम लोग कुछ सबसेट बनाते हैं, है ना, तो ये 1, ये क्या है हम लोग का सेट ए का सबसेट है। दूसरा सेट 2, ये भी क्या है हम लोग का सेट ए का सबसेट है। उसी तरह से ये 3,4 ये भी क्या है, सेट ए का सबसेट है। चलिए और एक ले लेते हैं 1, 2, 4, ये भी क्या है हम लोग का सेट ए का सबसेट है। तो सबसेट समझ में आया हम लोग किसको बोलते हैं। यहाँ पर जितना एलिमेंट्स है इसका कॉम्बिनेशन से हम लोग जितना सेट बना रहे हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। 5 भी क्या है हम लोग का सेट ए का सबसेट है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इज सबसेट ऑफ ए। फिर हम लोग लिखेंगे 1 इज सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से 2 इज सबसेट ऑफ ए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग एक सेट का कितना सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, एक सेट का कितना सबसेट बना सकते हैं। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू चलिए 1, 2, 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग टोटल कितना सबसेट बना सकते हैं। देखिए पहला तो 5 क्या होता है, सबका हर एक सेट का ये सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा 1, तीसरा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा 4। तो एक एक एलिमेंट्स का जितना सेट पॉसिबल था वो हम लोग बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट दो एलिमेंट्स का हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 3। ठीक है, और क्या होगा 2, 3। दो एलिमेंट्स का यही हो सकता है। हम लोग इसको बना लिए 1, 2, 1, 2 का एक सेट, 1, 3 का एक सेट, 2, 3 का एक सेट। ये 3 सेट ऐसा होगा जो क्या होगा हम लोग का 2 एलिमेंट्स का होगा, और एक सेट इसका कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं 1, 2, 3 जो खुद ए होगा। ठीक है ना, तो ये सारा अच्छा देखिए है ना, जो सेट ए है इसका टोटल कितना सबसेट बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ए जो सेट है वो क्या था हम लोगों के पास 1, 2, 3। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितना आया हम लोगों को 8। ठीक है, और एक चीज हम लोग को इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास 3। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इफ, कहाँ लिखे इसको, इधर देखिए ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू n। ठीक है, अभी के लिए मानिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए पे कितना है n है। ठीक है, चलिए n नहीं लेंगे, चलिए m ले लेते हैं, कितना है m एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा 2 का पावर m। क्लियर है ना, यहाँ पर भी हम लोग वही सेम चीज को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए पे ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 है, और इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहा है 8। हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकालेंगे 2 का पावर कितना डालना होगा 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसेट समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसी सबसेट में से जो खुद सेट ए है, यहाँ पर देखें है ना, यहाँ पर हम लोग 8 सबसेट लिखे हैं, उसमें से जो ये एक सेट है ये खुद सेट ए है। अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो जो सबसेट का कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर यही जगह क्या होगा हम लोगों का ए भी शामिल हो जाएगा, मतलब और एक सेट 1, 2, 3 वाला शामिल हो जाएगा तो सबसेट कहलाएगा, और ये सारा सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन में क्या है, हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। यूनियन का सिंबल आप लोगों को याद होगा यू से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू होता है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो चीज पढ़ेंगे ऑपरेशंस में, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन। हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, माइनस, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग, दो सेट्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी टाइप, क्लियर है ना। तो हम लोग ऑपरेशंस में ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनियन पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर कार्टेशियन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर, है ना, जो यूनियन होता है ए इक्वल टू, चलिए दो सेट ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिए, ठीक है। उसी तरह से और एक सेट ले लिया हम लोग बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग के पास दो सेट है, ए एक सेट है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है 4 5 6 7 8। हम लोग को क्या पढ़ना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ठीक है, हम लोग यूनियन पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम लोग को ए यूनियन बी निकालना होगा, अगर हम लोग क्या करना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा, तो करेंगे क्या, ए में जितना एलिमेंट्स है सारा को ए यूनियन बी एलिमेंट्स सेट के अंदर लिखेंगे, और बी का जितना एलिमेंट्स है सारा को इसके अंदर लिखेंगे। तो जब सारा को लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, और बी में क्या है 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो एक सेट आया ए यूनियन बी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे पहले कि एक सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। यहाँ पर देखिए 4 और 4 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इस 4 को हम लोग हटा देंगे। 5 5 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इस 5 को हटा देंगे। और ये जो सेट आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 6 7 8, ये हम लोग का क्या आया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसका जो सेट बनता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर भी 4 और 5 है, यहाँ पर भी 4 और 5 है, तो इसका जो सेट होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो 4 5 का जो सेट बना ये हम लोग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिफरेंस मींस क्या हो गया, हम लोग a माइनस बी पढ़ेंगे, और जब a माइनस बी निकाल सकते हैं तो हम लोग b माइनस ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी होता क्या है, एलिमेंट्स, ये सेट के अंदर में हम लोग कौन से एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स which are in a but not in b, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग a माइनस बी में वो सारा एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स विच आर इन ए, जो क्या है सेट ए में तो है लेकिन बी में नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, चलिए हम लोग इस सेट को लिखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में है पर बी में नहीं है, ए में 1 है लेकिन 1 है लेकिन 1 बी में नहीं है, 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीन ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसीलिए हम लोग का ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, है ना, उसी तरह से अगर हम लोग को ये लिखना होगा b माइनस ए, तो b माइनस ए से हम लोग को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स व्हिच आर इन b बट नॉट इन a, ऐसा एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है, 6 7 और 8, ये तीन एलिमेंट ऐसा है जो b में है पर a में नहीं है। तो 6 7 और 8 ये क्या हो जाएगा हम लोग का, b माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, यूनियन पढ़ लिए, इंटरसेक्शन पढ़ लिए, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन में पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग ए क्रॉस बी देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग को यही सेट दिया हुआ है और पूछेगा कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह का होगा कि ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, ए आगे में है ना, तो इसका एलिमेंट क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और 1 के साथ सारा को लिखेंगे, 4 को एक बार लिखेंगे, 5 को, 6 को एक बार और 7 8 को एक बार लिखेंगे, है ना, इस तरह से। तो 1 4 हो गया, ये एक ऑर्डर पेयर आया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ए का, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए आगे में है इसीलिए ये भी वो इसका एलिमेंट आगे में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 5 1 6
1,7 1,8। ठीक है, ये सबको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं क्योंकि एक ऑर्डर में ये हम लोग को ऑर्डर दिखाई भी पड़ रहा है 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। यहाँ पर जो 1 जो आगे में जितना एलिमेंट्स आ रहा है सब कहाँ से आ रहा है, सेट ए का एलिमेंट से। जो पीछे का एलिमेंट है कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का इसमें और भी होगा, दो के लिए सेम चीज करेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 सॉरी 2 5 2 6 2 7 और 2 8। उसी तरह से हम लोग किसके लिए लिखेंगे, 3 के लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे और फिर 5 के लिए लिखेंगे। 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 4, उसके बाद 5 5 5 6 5 7 और 5 8। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट आया जिसको हम लोग क्या किए, एक सेट के अंदर में लिखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा हम लोग का, बी वाला एलिमेंट सब आगे में आ जाएगा, ए वाला एलिमेंट्स बाद में आएगा। मींस हम लोग का किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा देखिए ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3, इस तरह से क्या होगा, एक पूरा कलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज देख चुके हैं देखिए, है ना। हम लोग क्या देखे, यूनियन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, डिफरेंस किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, इतना के बाद इतना ये क्या हो गया हम लोग का सेट थ्योरी में, इतना ही चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, जो हम लोग का क्या होगा नेक्स्ट जो 12th में पढ़ाई करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, वहां काम आने वाला है। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ चीज होता है, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग क्या करते हैं क्लास 11 में पढ़ते हैं, जिसका क्या है क्लास 12 में तो ऐसा यूज है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है जो हम लोग पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर आएगा हम लोग का, क्लास 12 में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां इसका काम आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास 11 का जो सेट से जो हम लोग को चीज जानना था वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 11th में हम लोग के पास एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग को क्या करना है इस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है, ताकि हम लोग, क्योंकि सेम चैप्टर है क्लास 12 में, तो हम लोग को समझने में हेल्प हो, है ना। तो वहां पर हम लोग पढ़े थे रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े थे। ठीक है, तो रिलेशन, ये रिलेशन रिश्ता हम लोग को गांव देहात या फिर गांव देहात नहीं शहर में भी रिश्ता होता है, दो फैमिली के बीच में रिश्ता होता है, अपना ही फैमिली में भी रिश्ता होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर दो फैमिली है ए और बी। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स का रिलेशन है ये हम लोग का घर गांव परिवार का जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, उससे डिफरेंट नहीं है ना। चलिए ए एक, मान लीजिए ए एक फैमिली है ना, ये फैमिली ए है। ठीक है, और ये फैमिली बी। ठीक है, फैमिली ए में दो लोग हैं, है ना, इनका नाम ए बी। फैमिली बी में 3 लोग हैं, उनका नाम इस तरह से अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, दो फैमिली है तो। ठीक है, या फिर कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे आगे, देखेंगे, है ना। ए का रिलेशन किससे हो सकता है, अल्फा के साथ हो सकता है। ए का रिलेशन किससे हो सकता है, बीटा के साथ हो सकता है। ए का रिलेशन किससे हो सकता है, गामा के साथ हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के साथ रिलेशन है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, ए का रिलेशन अल्फा के साथ, ए का रिलेशन बीटा के साथ हो सकता है, या फिर ए का रिलेशन गामा के साथ हो सकता है। इसमें से किसी दो के साथ रिलेशन हो, या फिर किसी तीनों के साथ रिलेशन हो, या फिर किसी एक के साथ रिलेशन हो, या फिर ए का रिलेशन किसी के साथ ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से बी इंसान का अल्फा के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, बीटा के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, गामा के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को जो पॉसिबल रिलेशन है सारा को हम लोग किस में दिखा सकते हैं बोलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो इसी तरह का होगा ना, जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए का रिलेशन बी के साथ, तो ए अल्फा ए बीटा ए गामा, इस तरह से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा देर पहले हम लोग देखें। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे वो क्या आएगा, ए अल्फा ए बीटा। ठीक है, उसके बाद ए गामा। नेक्स्ट क्या आएगा,
बी अल्फा, बी बीटा और बी गामा। ठीक है ना। तो क्या है कि ए क्रॉस बी, जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में और एक चीज जो बताना भूल गए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू एम, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू एल, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, एम की जगह पर 2 हो सकता है, एल की जगह पर 3 हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए फैमिली इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन बी फैमिली इक्वल टू कितना है, 3 है। क्लियर है ना। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ए में कितना है, 2 है, बी में कितना है, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कितना एलिमेंट आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन, सॉरी ये जो फैमिली ए है और ये फैमिली बी है, इसके बीच में रिलेशन कितना सारा हो सकता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाँ, कितना सारा रिलेशन पॉसिबल है। तो इसका जितना सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना रिलेशन हो, है कि नहीं। एक तो क्या हो सकता है, पहला रिलेशन, रिलेशन 1 क्या हो सकता है, 5। ठीक है, ये कैसे 5 एक रिलेशन कैसे हो गया, 5 में बोलने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी एक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन 2, रिलेशन 2 क्या है, देखिए है ना, ए अल्फा, ए कॉमा अल्फा। ठीक है, मतलब फैमिली ए और फैमिली बी में क्या है कि ए का सिर्फ अल्फा के साथ रिलेशन है और किसी का कोई रिलेशन नहीं, ये भी एक रिलेशन पॉसिबल है। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा कि ए बीटा, है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन क्या पॉसिबल है कि ए का रिलेशन सिर्फ बीटा के साथ है और किसी का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट तीसरा रिलेशन क्या पॉसिबल है, ए का गामा के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्या हो सकता है कि रिलेशन 4, चौथा रिलेशन क्या पॉसिबल है, ए अल्फा और बी अल्फा, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्या है कि ए का रिलेशन अल्फा के साथ है, बी का भी रिलेशन अल्फा के साथ है और किसी का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो ये सब जो चीज निकल के आ रहा है, ये R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, R5 हो, ये अल्टीमेटली है क्या बोलिए तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर जो ए क्रॉस बी लिख के रखे हैं उसी का सबसेट निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ए और बी, फैमिली ए और बी के बीच में कितना कितना तरह का रिलेशन हो सकता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है ये चीज कि ए और बी के बीच में कितना तरह का रिलेशन पॉसिबल है, वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। और हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं, है ना, थोड़ा देर पहले देखे हैं, अगर किसी सेट में n ए एलिमेंट है, मान लीजिए ए एक सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू मान लीजिए m है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता था 2 का पावर n। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू क्या है, m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू कितना है, l। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 2 और 3 है, ये पार्टिकुलर एग्जांपल जो हम लोग लेके रखे हैं, इसमें क्या है, ए में कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, बी में कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। लेकिन हम लोग इन जनरल ले रहे हैं, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना है, m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू कितना है, l है, तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू l हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी m इंटू l है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 का पावर m इंटू एल हो जाएगा, 2 का पावर m इंटू एल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ए और बी के बीच में इस पार्टिकुलर रिलेशन में कितना रिलेशन हो सकता है, ए फैमिली ए और बी के बीच में, वो क्या कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से निकलेगा। तो इसका टोटल सबसेट कितना हो जाएगा 2 का पावर m इंटू एल, m इंटू एल मीन्स यहाँ पर कितना है 2 और 3, 2 का पावर 2 इंटू 3, चलिए अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6। ठीक है, हम लोग को पता है 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है फैमिली ए और फैमिली बी के बीच में कितना तरह का रिलेशन हो सकता है, 64 तरह का रिलेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज था जो हम लोग को क्लास 11 का क्या करना था, पढ़ना था। क्लास 11 से ये सारा नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए था, क्या पढ़ने के लिए, क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है, वो हम लोगों का क्या होगा, क्लास 12 का होगा। क्लास 12 का किस टॉपिक में होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में होगा। ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, रिलेशन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग को क्या होगा, आगे हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।